जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशंस, या फिर अच्छे से कहें तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। इसमें न्यूटन ने जितने अपने लॉज दिए मोशन के उसको पढ़ेंगे, और आगे धीरे धीरे एक कुछ वीडियो के जब अच्छे से वीडियो आएंगे तो आप पूरा अच्छे से समझ जाओगे लॉज ऑफ मोशन क्या है, उसके मतलब क्या यूज़ है और फिजिक्स में क्या इस्तेमाल है और कैसे उससे क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो चैप्टर हैं उनको कंप्लीट कर दिया है। वेक्टर्स, मोशन इन अ प्लेन ना, और आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि काइनेमैटिक्स, यूनिट एंड मेजरमेंट, और आपका एक चैप्टर जो पहला है सबसे फिजिकल वर्ल्ड, वो कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको आप जरूर देखिएगा। और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फिफ्थ चैप्टर। ठीक है, कौन सा ये? फिफ्थ चैप्टर। तो देखिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्या होगा वो आप इससे जानोगे कि हमने काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ा। काइनेमैटिक्स में हमने पढ़ा कैसे रेस्ट होती है बॉडी या मोशन में होती है। ठीक है, तो हमने रेस्ट और मोशन पढ़ा। ठीक है, कब बॉडी रेस्ट में है, कब मोशन में। लेकिन उसका जो कॉस होता है, रेस्ट है में है तो क्या कॉस है, मोशन में है तो क्या कॉस है, तो उसका कॉस क्या होगा? जाहिर सी बात है, फोर्स है। फोर्स अगर जीरो हो गई तो रेस्ट में है, और यही कहीं फोर्स जो है वो अगर मोशन मतलब फोर्स अगर कुछ है या कुछ वैल्यू है फोर्स की, मान लो कुछ एफ है वैल्यू, अगर कुछ वैल्यू है तो वही किस में हो जाएगी? मोशन में हो जाएगी। तो ये हम लोग धीरे से अच्छे से जानेंगे इस चैप्टर में। अब देखो, जो लॉज ऑफ मोशन में समझने से पहले सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो आपके फोर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ना। फोर्स, एक जो फेमस फॉर्मूला है फोर्स का, ये तो पता ही होगा, फोर्स इक्वल टू एम ए ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी फॉर्मूला है पूरा। अब देखिए फोर्स जो होंगे आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, दो रहेंगे फोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे। और फोर्स की जो डिफिनीशन है वो आपको पता ही होगी। एक जो आप लिखोगे कॉस टू चेंज स्टेट, जो आप ज़्यादा मतलब रखेगी या फिर आप ज़्यादा सेंस बनाएगी। आप 11th में आ चुके हो तब, तो मतलब जो कॉस होती है चेंज करने की स्टेट की, कोई रेस्ट में है तो मोशन में आ गया, मोशन में है तो वो कैसे मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन से उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लिया है कौन? फोर्स। ऐसा मान लो कोई 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है वेलोसिटी से, और उसको हमने 7 मीटर पर सेकंड कर दिया ना, उसमें एक्सेलरेशन लगाया, तो ये होता है। और एक जो आपने बचपन में पढ़ा है, फोर्स क्या होता है? पुश और पुल। ठीक है, पुश करना या फिर पुल करना, ये तो आप जानते ही हो। पुश ऐसे करना होगा, पुल माने खींचना होता है, पुश माने धक्का देना। ठीक, ये तो पता ही होगा। ये हो गया। अब फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं? दो आप मेनली मानते हैं, या फिर बहुत से साइंटिस्ट हैं वो 3 मानते हैं, कि मतलब थोड़ी सी जो न्यूक्लियर में आ जाती है। तो कौन सी फोर्सेस? न्यूक्लियर फोर्स। कुछ 4 मानते हैं, जैसे एक वीक फोर्सेस आ गई, वीक वंडरवॉल फोर्स जो एटम्स के बीच में रखती हैं। फिर हाइड्रोजन की फोर्स, ये तो आप सब जानते हो, वीक वंडरवॉल्स में आ जाती है। लंदन फोर्सेस ना, अलग अलग साइंटिस्ट मानते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट थे, आप जानते हो, स्टीफन हॉकिंग ना, इनका हम लोग ब्लैक होल्स वाले वीडियो में भी नाम देख सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ना, वो एक थ्योरी पे काम कर रहे थे जिसका नाम था थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये उनको मतलब उनका मन था कि इसकी ऐसी कोई थ्योरी लाई जाए जो सबको एक्सप्लेन कर दे। तो उसमें उन्होंने बताया कि दुनिया भर की जो फोर्सेस उसको हम लोग यूनिफाइड कर दे, यूनिफिकेशन कर दे। ठीक है, अब इस यूनिफिकेशन में आप याद रखना, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स में एक बंदा नोबेल प्राइज जीत चुका है, और वो जो जीता है नोबेल प्राइज, वो आप सोच नहीं सकते हो कौन है। वो पाकिस्तान का अब्दुल समद है, जिसने जीता था यूनिफिकेशन फोर्स में अपना रिसर्च पेपर, क्या कहता है, उसने जारी किया और जीता है। और वही बस पाकिस्तान के पास एक मतलब मान लो आप नोबेल पुरस्कार है ना। अब बाकी तो आप वहाँ जानते हो कि क्या है। ठीक, तो वो जीत चुका है किस चीज़ में? यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स में, है ना। तो मतलब ये साइंटिस्ट के बीच में बहुत चलता है कि यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स कर दिया जाए, ये चीज़ें बहुत चली हैं। अब इसमें आप देखोगे कि कौन सी दो, ज़्यादातर जो कैटेगरी हैं वो दो होंगी, एक कॉन्टैक्ट है, एक नॉन कॉन्टैक्ट है। न्यूक्लियर फोर्सेस भी हैं, वीक भी हैं, वो अलग अलग सबका मत है। लेकिन हम जो अपने सिलेबस में लेके चलेंगे वो कॉन्टैक्ट है या नॉन कॉन्टैक्ट है। पता, थोड़ी हिस्ट्री क्यों बता देते हैं, जिससे इंटरेस्ट रहे और जिसके आपको पता चले कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, कैसे है। अब जैसे मान लो ये हम लोग 1660 के समय का पढ़ रहे हैं सब कुछ ना, 1660 से 1670 तक, तब बेचारा इन दोनों का तो नाम ही नहीं था। ठीक है, तो अभी हम इसी में डील करेंगे। कॉन्टैक्ट में क्या आ जाएंगी? जो कॉन्टैक्ट हो, मान लो जो क्या कहते हैं आप, जो स्पर्श हो, जिसको क्या कहते हैं कि कनेक्ट हो, या फिर कहते हैं जो छुए, ऐसा तो समझ सकते हो, जिसमें छू के कुछ फोर्स लगे, है ना, बिना छुए नहीं, अदृश्य फोर्स ना हो, है ना। अब अदृश्य फोर्स, इनविजिबल फोर्स भी बताएंगे। तो कॉन्टैक्ट में पहली फोर्स आती है आपकी
आपकी फ्रिक्शन हो गई, फिर आपकी स्प्रिंग फोर्स आ गई, फिर एक होती है टेंशन, फिर होती है आपकी नॉर्मल रिएक्शन, है ना। सब एक एक करके पढ़ेंगे। नॉर्मल रिएक्शन, एक ये समझ गए ना, फ्रिक्शन, ये और ये टेंशन, ये सब इस अपने 11th क्लास में, ठीक है। अब नॉन कांटेक्ट में क्या होंगी? नॉन कांटेक्ट में आपकी रहती हैं सबसे पहली तो ग्रेविटेशनल हो गई ना, नॉन कांटेक्ट होती है। मान लीजिए आप और हम यहाँ इतनी दूर बैठे हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हम दोनों के बीच में है, लेकिन क्या मैं आपको छुपा रहा हूँ या फिर आप मुझको? ऐसा तो है नहीं, आप मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप ही मुझे देख रहे हैं, हम तो देख भी नहीं पा रहे कौन वहाँ वो दूसरी साइड है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लेकिन हम दोनों के बीच में भी है। उसके बाद कौन सी आती है? मैग्नेटिक फोर्स, ये सब इनविजिबल फोर्सेस है ना। फिर आपकी कौन सी आती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऐसे करके फोर्स है। फिर जो ये जो है न्यूक्लियर फोर्स, वीक, ये सब भी इसमें आ जाती है नॉन कांटेक्ट में, लेकिन वो अलग अलग मत है, उसको हम लोग आगे जानेंगे। इतना आप नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अब उतना तो आपने नोट कर लिया, अब इसके आगे क्या देखेंगे हम? कुछ फोर्सेस के बारे में देखते हैं। इससे सबसे पहले कौन सी आती है? टेंशन, ठीक है, टेंशन। उससे पहले भी देख लेते हैं कौन सी? ग्रेविटेशनल। ये तो आप लोगों को पता होगी, लेकिन ऐसे देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हो अर्थ लगाती है। मान लीजिए ये अर्थ है और ये कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है एम, तो जो अर्थ अपने सेंटर, टूवर्ड सेंटर, बहुत लोग कहते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैंने भी बहुत बार बोला होगा क्योंकि तब समझाना, अब ये चैप्टर आ गया तो अच्छे से आप समझोगे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो टूवर्ड्स सेंटर लगती है, ठीक है। अब अगर ऊपर से नीचे लगे तो अर्थ का ऊपर क्या है और नीचे क्या है किसी को क्या पता, ठीक है। वो तो गोल है या फिर ज्योइडिक शेप की है ना, जो वर्ड दिया गया है अर्थ के लिए, ज्योइडिक शेप की, क्योंकि वो ऐसी है अर्थ। देखो ना, थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी भी जान लेते हैं। जैसे अर्थ कहीं ऐसे ऊपर है, कहीं ऐसे अंदर है, ऐसे तो पूरा गोल भी नहीं है, तो उसको हमने एक ऐसे रेफरेंस लाइन मान ली जिसको ऐसे पूरा गोल बना दिया है, तो ज्योइडिक शेप इसको कहते हैं। तो जो अर्थ है वो पुल करती है टुवर्ड्स सेंटर। अब टुवर्ड्स सेंटर करती है, इसे मान लीजिए हम लोग हैं तो सरफेस ही पे ना, ऐसा अगर मान ले तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो बीच में तो अर्थ के कोर है बिल्कुल, तो टुवर्ड्स सेंटर खींचती है, उसी को आप क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी फोर्स नीचे लगेगी, मास इंटू जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू ना, मास इंटू, यही हमारी क्या हो जाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाती है। और जब दो बॉडी में लगती है फोर्स, तो आप जानते हो Gm1 इंटू अपॉन आर स्क्वायर, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में रहती है, ठीक है। और ये आप जो टूवर्ड्स से सेंटर लगती है फोर्स, ये मास इंटू जी भी होती है। और ये जो फोर्स होती है इसको अच्छे से दिखाते हैं तो वेट के लिए ये फोर्स होती है, ठीक है। ये जो फोर्स होती है वेट के लिए होती है, या फिर आप कह सकते हो ये वेट होता है। जो हम लोग का मास होता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हम लोग निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आप 60 किलो के हो, तो क्या रहेगा? आपका मास इतना है और इंटू अर्थ का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो आपका क्या एक्सेलरेशन होता है अर्थ में, 9.8 वैल्यू जिसकी होती है। जब भी मान लीजिए आपका यहाँ पर वजन कितना है? 60 किलोग्राम है, और जो 1/6 है मून में, 1/6 है, जी की वैल्यू जितनी यहाँ है वहाँ 1/6 है, तो आपका जो वेट है, मास वहाँ भी सेम रहेगा, लेकिन जो वेट है वहाँ पर 10 किलो हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये याद भी रख सकते हो कि मास जो है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो आपका वेट है वो वेरी करता है, चेंज होता है ना। प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लैनेट टू प्लैनेट लिख सकते हैं, या फिर एरिया टू एरिया, है ना। या फिर क्या कहते हैं जिसको वो बॉडी कहते हैं, जो उल्का पिंड वगैरह है, मतलब इसको क्या कहेंगे अच्छे से? सेलेस्टियल बॉडी। हर अलग सेलेस्टियल बॉडी में, क्योंकि अर्थ भी एक सेलेस्टियल बॉडी है और जो हमारा मून है वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, और हिंदी में भी उसको कुछ कहते हैं, ठीक है। अब देखो टेंशन क्या है, वो फोर्स समझ गए। टेंशन क्या होती है? टेंशन फोर्स जो है वो लगती है स्ट्रिंग में लगेगी, ठीक है, किसी स्ट्रिंग में या किसी रॉड में लगेगी, ठीक है, इस सब चीज़ों में लगती है, या फिर किसी थ्रेड में लगेगी, धागे में, ठीक, इन सब में लगती है। और कैसे लगती है ये देखो आप, इसे मान लीजिए ये आपका कोई है, ये आपका दीवार ऐसे कुछ लगी हुई, इसमें लटकी हुई ऐसे एक चीज़ बॉल एम मास की, तो जो आपकी फोर्स होती है इस टेंशन फोर्स ना, जो टेंशन फोर्स होती है, ये एक स्ट्रिंग है, इसमें लटका हुआ है मास एम, तो जो आपकी टेंशन फोर्स है वो हमेशा अबव लगती है या फिर अवे लगती है। ये देखिए अवे लगती है, किससे? बॉडी से हमेशा अवे लगती है, इतना याद रखना है। अगर इसको अच्छे से समझना हो तो आप ऐसे सोचिए कि ये रखा हुआ है, इसमें हम इसके सरफेस में बैठ गए, और सरफेस में बैठ के जहाँ हमने अपना चेहरा कर दिया, या फिर एस सी वर्मा की किताब में उन्होंने लिखा है कि जहाँ आप बैठ के छाता खोल दो। मान लीजिए हम यहाँ बैठे, हमने ऐसे छाता खोल दिया, तो हमारी वो फोर्स कहाँ लग गई? ऊपर, जहाँ छाता का मुंह खुले, वो चीज़ होती है, ठीक, यहाँ पर उसका मुंह खुले।
तो ये टेंशन फोर्स होती है। और नीचे कौन सी फोर्स लगती है, अभी हमने बताया टुवर्ड सेंटर, या फिर जो नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि जो नीचे लगती है, तो वो कौन सी हो गई, mg ना। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ से आप देख सकते हो जो टी है वो किसके इक्वल है, mg के। तो आप टेंशन फोर्स तो जान गए जो क्या होती है, उसमें लगती है, स्ट्रिंग में लगती है, रॉड में लगती है या थ्रेड में लगती है, ये टेंशन फोर्स हो गई। अब क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, मान लीजिए ये आपकी गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो एक सब कॉन्टैक्ट फोर्स बता रहे हैं, वो नॉन कॉन्टैक्ट थी ग्रेविटेशनल, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स में आ गई। और जैसे आप कहोगे मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वो 12th क्लास में अच्छे से पढ़ी जाएगी। ये आपकी कार है या कुछ भी ना, तो ये जब रोड पे चलती है तो रोड में जो फ्रिक्शन लगता है, मतलब घर्षण लगता है, या फिर कहते हैं जो कांटेक्ट में जो क्या कहते हैं, आप जब तक एक्सीलरेट नहीं करोगे कार को तो रुक जाती, तो रुकती किसकी वजह से, घर्षण बल की वजह से या फिर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, है ना। तो ये भी कांटेक्ट है, देखो रोड और पहिए के बीच में कांटेक्ट रहता है, ये फोर्स हो गई। और जो लास्ट है वो ये फोर्स है ना। और इसके बाद अभी क्या चालू होने वाला है, इस फोर्स के बाद हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखेंगे। मान लीजिए ये कोई मास m रखा हुआ है, दिख रहा होगा ना, ये मास m रखा हुआ है, तो इसमें होता क्या है, जो ये है ये मास है किसी उसमें सरफेस में रखा है, तो सरफेस से जो फोर्स लगता है, मान लीजिए जो सरफेस है इसमें फोर्स लगाता है n, और ये जो मास रखा हुआ है ये इसको ऊपर बॉडी रखी हुई है, ये सरफेस के ऊपर फोर्स लगाता है। और जो ये फोर्स है ये परपेंडिकुलर होती है ना, परपेंडिकुलर। इसलिए इस फोर्स को क्या कहते हैं, नॉर्मल माने परपेंडिकुलर होता है, तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स कहते हैं। ये 90 के एंगल बनती है, और इसमें ये रहता है जितना सरफेस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है उतना ही सेम क्या होती है, बॉडी सरफेस के ऊपर लगाती है, सेम चीज़ रहती है। ये इतना आप नोट कर लीजिए, वो फिर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं उनको तो कंप्लीट कर लिया। अब क्या देखेंगे, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पर आए हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो उसमें सबसे पहला जो लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक, न्यूटन ही के हैं सारे, उन्हीं ने दिए हैं सारे। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो आप 9th क्लास में बचपन में पढ़ चुके होंगे, डेफिनेशन क्या होती है, ये है कि एवरी ऑब्जेक्ट, है ना, इन रेस्ट until and unless an external force applied on it। मतलब कहने का है कि जो एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा जब तक उसमें हम लोग until and unless, जब तक और जब जैसे ही हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, जब तक हम लोग उसमें बाहरी फोर्स या बाहरी बल ना दें, जब तक वो उसमें रहेगी, किसमें, आपके मोशन, वो रेस्ट में रहेगी। और अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहेगी, एक्सलेट नहीं करेगी। कोई डायरेक्शन किसी एक डायरेक्शन में चल रही है, उसके आगे बढ़ा के लिखते हैं, मतलब अगर कोई एक डायरेक्शन में चल रहा है तो उसी में चलता रहेगा जब तक हम लोग उसको उसको फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। कोई लेफ्ट जा रहा है उसको राइट, जब तक हम फोर्स लगा के नहीं करेंगे, या फिर वो खुद अपना फोर्स नहीं लगाएगा, जब तक ऐसा नहीं होगा। अब देखिए जो मॉडर्न डिफिनीशन है, जो आपको थोड़ी माइंड मैप वाली डिफिनीशन है, या फिर जो आप 12th में लिखोगे, 11th में लिखोगे, सिंपल सा, अगर एफ नेट है ना, फोर्स कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए ये बॉडी है, यहाँ से कुछ फोर्स F1 लग रही, यहाँ से F2 और ये नीचे से F3, तो पता चले ऐसा संयोग बने कि तीनों फोर्स मिला के 0 हो जाए। क्यों, मान लो यहाँ की फोर्स 1 है न्यूटन, यहाँ की 2 है, और यहाँ की कितनी हो गई, 3, तो 1 और 2 यहाँ से, और ये 3, इन दोनों का कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये वाला कैंसिल हो सकता है आपस में, मतलब एग्जाम्पल के लिए केवल बता रहे हैं ना, या फिर इनको नाम कुछ भी ना दें, आप नाम देंगे तो मतलब नंबर ना दे, A, B और C दे सकते हैं। तो मान लीजिए ये दोनों का कंपोनेंट यहाँ आएगा, वो इसके बराबर हो गया, और इधर वाला क्या कैंसिल हो गया, तो ये टोटल फोर्स इस बॉडी पे M पे क्या हो गई, 0। ये चीज़ हुई, ठीक। अब देखो ऐसे F नेट अगर 0 होगा तो ये रेस्ट का मतलब क्या है, जो एक्सलरेशन है वो 0 होगा, और जब एक्सलरेशन 0 हुआ तो बॉडी मूव नहीं कर रही। ये उसके लिए हो गया, किसके लिए, एक मूविंग बॉडी के लिए। और कैसे समझेंगे, मान लीजिए कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, बस। हाँ, मतलब इसको और अच्छे से समझना कि जो मोशन में हो, मोशन में और कैसे रहेगी, इसका कहने का मतलब कि यूनिफॉर्म में रहेगी, वेलोसिटी चेंज ना हो ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, डायरेक्शन भी ना चेंज हो। अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो फिर भाई स्पीड तो सेम है,
मान लो आप 5 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में उसमें वेस्ट में चल रहे हो, आप ईस्ट में चले गए तो स्पीड तो अभी भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्यों चेंज हो गई। तो इसमें हर चीज़ की बात आती। ये इतना अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि मतलब ये इसमें एक इसका एग्जांपल लेंगे। अब ये फोर्स आप समझ गए, अब इसमें टेंशन का एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। उसको समझते कैसे, ये फोर्स तो अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, जैसे एक आया आपके पास, इससे रिलेटेड टेंशन ही से, है ना। ये अब मतलब इसमें कुछ फोर्स लग रही जैसे, तो रेस्ट वाले हैं ज़्यादातर, तो ये सवाल भी रेस्ट वाला रहेगा। ये आपके पास कोई मास है 3 kg का, और फिर ये यहाँ पर कितना है 6 kg का, ठीक। ये 2 मास है। तो हमसे इसमें पूछा है कि टेंशन कैसे लगेंगी, आप ज़रा बता के दिखाइए। तो मान लो यहाँ की जो टेंशन हो कितनी हो गई T1, और यहाँ की कितनी हो गई, ये देखो यहाँ पर है, यहाँ की कितनी हो गई, ये यहाँ की हो जाएगी आपकी कितनी, स्ट्रिंग चेंज हो चुकी है, तो यहाँ की टेंशन T2 और यहाँ की भी कितनी हो गई T2। ये इतना समझे। अब देखो अच्छे से, जब तक स्ट्रिंग सेम है, जब तक जो आपकी स्ट्रिंग है वो सेम है, जब तक आपका ये T1 रहेगा। और जैसे स्ट्रिंग चेंज हुई, जब तक वो दूसरी लग गई ना, बीच में मास है, तो ये चेंज हो जाएगी। अब आप कहोगे यहाँ पर ये T2 लग रही है, यहाँ पर ये T2 लग रही है, तो ये लग कैसे रही है। देखो ये हमेशा अपने ऑब्जेक्ट से दूर लगेगी, यानी कि ये जो T2 है ये 6 से अलग लग रही है, 6 kg वाले मास से, और इसकी जो T2 है वो उससे अलग लग रही, या फिर कहेंगे उससे दूर लग रही, या फिर कहेंगे उससे अपोजिट में लगेगी, सब कुछ कह सकते हैं, ठीक है। अब जो इसका नीचे मास आएगा 6 kg वाले का, वो कितना हो गया, वो आपका कितना हो जाएगा, ये जो टोटल मास लगेगा इसका वो 6 kg हो रहेगा, है ना। जो टोटल मास इसमें निकलेगा 3 और 6 kg का, जो टोटल नीचे वेट आएगा वो आपको बताना पड़ेगा। अब इसके आगे क्या देखेंगे, एक ऐसा सेम क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है। अब ये आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन देखेंगे। या फिर एक काम करिए, इतना पूरा नोट करिए, फिर देखते हैं। चलिए अभी एक और देखते हैं क्वेश्चन इसी में ना। जैसे आपको ये, इसको कहते हैं स्लाइडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक आपकी बॉडी रखी है मास m, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग कर लिया, स्टेट ऑफ रेस्ट वाला। अब जो फोर्सेस है उनका यूज़ थोड़ा बहुत देखेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है उसमें लगभग सारे आ जाएंगे आपकी फोर्सेस, ठीक है, लगभग सारी। अब देखो यहाँ पर ये आपका जो है, पहले ये जो चीज़ें नीचे लगती है mg, ठीक, पता है। इसमें आपसे कहेंगे कुछ निकालना है, इसे फाइंड टेंशन, टेंशन की फोर्स और दूसरी नॉर्मल फोर्स, ये निकालना है। तो देखो अब ये हमने बताया था ग्रेव वाली वेट वाली नीचे लगती है, ठीक है, ये mg हो गई। अब ये जो थी दूसरी वाली नॉर्मल वाली, वो नॉर्मल नाम ही इसलिए क्योंकि वो परपेंडिकुलर लगती है, तो सरफेस से परपेंडिकुलर, याद रखना बॉडी से नहीं सरफेस से, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये n रहेगी, ठीक है, हो गया। अब हमको क्या निकालनी हो, जो वो कौन सी, ये निकालनी होंगी और ये दोनों निकालनी होंगी, और यहाँ पर ये ऐसे बंधी होगी टेंशन से, मतलब यहाँ पर ये बॉडी बंधी होगी। तो आपको इसमें ही फोर्स निकाल के बताना है कि कौन सी फोर्स कितनी होगी। ये यहाँ पर लदी हुई है, ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, स्लाइडिंग सरफेस पे तो गिर जाएगा ना, तो ये ऐसे बंधा हुआ है यहाँ पर एक स्ट्रिंग से, ठीक है। तो अब आपको T बताना है, N बताना है, यानी कि टेंशन और नॉर्मल फोर्स, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, ये चीज़ यहाँ पर लग रही, ठीक है, N वाली फोर्स यहाँ पर लग रही है, T जो है ये आगे लगती है हमेशा, तो T यहाँ पर लग रही है। तो अब इसमें तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकालें भाई। नॉर्मल के सामने कुछ होता तो निकाल के बताते हैं, टेंशन के सामने कुछ होता तो निकाल के बताते हैं, क्योंकि सामने वाली फोर्स जो होती है सेम उसमें वो होती, मतलब जो सेम एक्सेस में होती। तो देखो अब ये होता है कि आप जानते हो ये एक्स एक्सेस रहती है हमारी, ये वाई, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहाँ मास हमारा रखा होता है उसके हिसाब से मान लेते, तो हम क्या करेंगे, इसको, इस चीज़ को क्या कहते हैं एक्स मान लेंगे, और इस चीज़ को क्या मान लेंगे, ये वाली लाइन को क्या मान लेंगे वाई, ठीक है, इस डायरेक्शन को। तो ये हमारा क्या सेंटर हो जाएगा ना। और अब ये इसके कंपोनेंट निकलेंगे सवाल करने के लिए, तो कंपोनेंट हमने किस में पढ़ लिया, वेक्टर में, है ना। थोड़ा सा रिवाइज भी करा देते हैं, थीटा के पास कॉस का कंपोनेंट आएगा, और जो थीटा से दूर होगा वहाँ पर साइन का कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा, ठीक, यहाँ तक। अब जो नया पढ़ने वाले, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतनी चीज़ें लगेंगी, ये आज चीज़ आप समझ गए। अब एक जो नई चीज़ वो लगती है, इसको हम लोग कहते हैं FBD, है ना। अब ये नया टर्म आया, इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या रहता है ना, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। क्वेश्चन की मदद से आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से समझोगे, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं। देखो जो हमारा फोर्स यहाँ लगेगी उसको हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे,
फ्री बॉडी डायग्राम में ना, अभी बना के दिखाएंगे, फिर रेफरेंस पॉइंट मानेंगे यहाँ पर फोर्सेस लगती हैं, जहाँ जिसके लिए फोर्स लग रही हैं सारी, ठीक है। तो यहाँ हमारा मास रहेगा, और जो हमारा जो वो है जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है। और हम सारी फोर्सेस को कनेक्ट करेंगे उसकी मदद से, ठीक है। जो हमारा डायग्राम बनेगा उसकी मदद से हम पूरे फोर्सेस को कनेक्ट करेंगे। तो अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये एम है, एम के लिए बना रहे हैं हम लोग, एम के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, ये गोल आप ऐसे बस पॉइंट रख देते हैं, ठीक। अब इसके ऊपर देखो आप फोर्स कहाँ कहाँ लग रही है। पहली फोर्स ऐसे लग रही है एन, ठीक है। एक फोर्स नीचे लग रही है, कौन सी आपकी एम जी, और एक ये टेंशन वाली लग रही है, ये कहाँ पर लग रही है ऐसे, ये आपकी कौन सी होगी, टेंशन की टी, ये अवे लग रही, ठीक। इतना हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आप बॉडी डायग्राम वाला मतलब समझ गए, पॉइंट में सारे फोर्सेस को दिखा देना है, ठीक। ये W = होता है ना, ये तो याद ही होगा, अभी बताया। अब बस क्या करना है, इसमें कंपोनेंट तोड़ देना है, किसके, mg के, क्योंकि जो mg है वो इसके साथ भी क्या कहते हैं, वो जस्टिस नहीं कर पा रहा और इसके साथ भी नहीं, क्योंकि इसको अलाइन होना पड़ेगा। तो आप mg को देखो कैसे कर सकते हो, ये हमारा थीटा है, ठीक है, इसको आप ऐसे ऐसे ले जाओ, और ये चीज़ नीचे जा रही है पूरी 190 डिग्री में, तो ये कितनी हो गई, अगर ये थीटा है और ये क्या कहते हैं, ये थीटा है आपका, तो ये भी थीटा होगा, है ना। ये चीज़ें तो पता होंगी, ये कैसे थीटा, देखो ये 90 माइनस थीटा, अच्छे समझना। अगर ये 90 है नॉर्मल के लिए, अगर इसी में समझ लो, अगर ये 90 है, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये 90 है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये थीटा था यहाँ पर, ये चीज़ थीटा थी, ठीक है, तो ये चीज़ 90 माइनस थीटा होगा यहाँ पर, ये नॉर्मल वाली चीज़ क्या हुई, 90 माइनस थीटा, ये यहाँ पर ऐसे जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हुआ, है ना। तो ये आपका कितना होगा, 90 होगा, तो ये जो पॉइंट ऐसे जाएगा इसमें स्ट्रेट, ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इतनी चीज़ समझे, ये आपको आगे बढ़ा देना, इनके आगे ये बढ़ा देना है, इसके आगे ये बढ़ा देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको इनके आगे बढ़ा देना है, क्योंकि हमको इनके बराबर में कुछ चाहिए कैंसिल करने के लिए, है ना, या फिर इक्वल करने के लिए, और वैसे टेंशन के बराबर में कुछ ऐसे चाहिए, तो उसको हमने ऐसे बढ़ा दिया। अब कुछ नहीं है, ये ऐसे नीचे था, यहाँ पर ये थीटा था, ये 90 था, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा कैसे हुआ भाई साहब, ये 90 है, ये एन नॉर्मल वाला, तो इसके सामने वाला ये 90 होगा। जब ये 90 हुआ और ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो सकता है, थीटा ही होगा, तो ये चीज़ थीटा हो गई आपकी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब बस आपको एज इट इज़ रख देना है नॉर्मल के। अब देखो जहाँ थीटा है उसके लिए क्या होता था, mg का कंपोनेंट यहाँ कौन सा आएगा, थीटा के लिए क्या होगा, कॉस थीटा, तो ये mg कॉस थीटा आया। अब टेंशन के सामने ये चीज़ है ना, ये चीज़ टेंशन के सामने mg का यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg साइन थीटा। अब देखो इसमें ये रहता है कि जब ये आपके दोनों mg और वो आ गए, तो अब इसका तो कुछ काम है नहीं, तो इसको क्या करो, हटा दो। अब ये जो बीच वाला है mg ये हट गया, क्योंकि इसके हमने कंपोनेंट निकाल लिए, दो कंपोनेंट से मिलकर ही तो एक वेक्टर बनता है। तो जब हमने कंपोनेंट हटा दिया, तो ये अब इसका उसका जो मेन वैल्यू थी इसके mg का कुछ काम नहीं। अब बस आपको इक्वल में रख देना, m के इक्वल क्या है, mg कॉस थीटा, और आपके t के इक्वल क्या है, mg साइन थीटा। हो गया आराम से सॉल्व। अब यही आपकी वैल्यू हो गई। अब इसमें कुछ वैल्यू दे सकते हैं, मान ले थीटा की वैल्यू वही 37 दे दी, ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये जनरल तो आपको पता चल गया ये होती वैल्यू, ठीक है। इसमें और वेरिएशन आगे आएंगे, इतना नोट कर लिए। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे आपको ये वाला सवाल उसी के पैटर्न में है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, तो ये वाला सवाल आपको घर से करके लाना है, ठीक है। और जो इसके आगे एक ये सवाल है, ये हम लोग अपने यहाँ पर मैं आपके साथ करता हूँ, ऐसा सेम सवाल देंगे, वो आप फिर से घर से करके लाओगे, ठीक है। तो इसमें देखो हमको 2 मास दिए हुए हैं, उसमें आपको निकालना है नॉर्मल रिएक्शन निकालना है हमको, दोनों बीच में जो फोर्स रहेगी दोनों ब्लॉक के बीच में, ठीक है। और दूसरा मास निकालना होगा, m का मास कितना है, ठीक है, उसी वैल्यू में mg की सबकी वैल्यू में। तो पहले आप इसको बॉडी डायग्राम से बनाओगे ना, फिर बॉडी डायग्राम से। m जो है इसके नीचे एक फोर्स लग रही होगी mg, और नॉर्मल रिएक्शन ये m लगा रहा होगा, वो कितनी होगी n, ठीक। तो इसकी ये ऐसे बनेगा n, ये m के लिए बना रहे हैं, ठीक लोग हम लोग, और ये कितना होगा mg। तो हमसे क्या पूछा था, इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी लग रही होगी, इन दोनों के बीच में। भाई देखो n फोर्स ये लगा रहा है इसके ऊपर, और वो इनके ऊपर भी सेम n फोर्स लगाएगा, और जो n है इसकी वैल्यू कितनी है mg, समझ रहे हो ना। अगर जो m है वो इसके ऊपर फोर्स नॉर्मल रिएक्शन n लगा रहा है, तो जो बड़ा वाला मास है m वो भी इसके ऊपर सेम फोर्स लगाएगा n, ठीक है। तो n दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, और इस m के फ्री बॉडी डायग्राम से हम देख रहे हैं जो n की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, mg के। तो हमारी वैल्यू n की कितनी आ गई, mg,
तो ये पहले का आंसर नहीं हो गया, फाइंड ये नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स, ये तो हो गया। अब दूसरी चीज़ जो है वो मास m है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है और बहुत बार आप सही आंसर भी दे दोगे लेकिन जो आप कॉन्सेप्ट लगाओगे वो गलत होगा। देखो कैसे, अब मान लो ये जो है ये ऊपर इसके कौन सी लग रही फोर्स N1। अब ये N1 क्यों नाम दिया, क्योंकि ये तो नीचे सरफेस से कांटेक्ट में, तो सरफेस जो लगाएगी वो N तो हो नहीं सकती, तो सरफेस दूसरी नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है जिसको हमने नाम दे दिया N1, ठीक है। अब देखो इसके आगे, अब ये जो चीज़ है ये बॉडी जब इसके ऊपर इसने फोर्स लगाया और ये किसका नीचे लग रहा होगा, भाई मास है तो उसका नीचे नहीं लग रहा होगा, वेट वाला जो होगा mg बड़ा, ठीक है, ये हो गया। अब लेकिन एक चीज़ है, बहुत लोग कहेंगे कि इसके ऊपर mg, इसका भी mg लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अगर आप ये mg लगाओगे तो आंसर तो हो जाएगा लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा, क्योंकि हमको जो अच्छे से समझना होगा वो यही होगा। अगर ये देखो नॉर्मल जो अगर जो मतलब मैथमेटिकल और कन्वेंशनल मेथड सही होगा वो यही रहेगा कि अगर कोई दूसरे के ऊपर n फोर्स लगा रहा है तो नीचे वाला भी n लगाएगा। ये बात दूसरी, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो mg आ गई है, हर जगह नहीं आ सकती ना, कहीं कुछ ऐसा हो गया डिफरेंस दे दिया या कहीं किसी को ऐसे कांस्टेंट मान लिया जहां ना हो पाए ऐसा, तो उसके लिए हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। तो ये चीज़ आपकी कितनी हो गई mg, मतलब ये चीज़ mg होगी, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ बताना होगा ये एज अ n नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, ठीक है। तो जो आपकी ये जो नीचे लगेगी उसकी वैल्यू भी क्या हो गई n, ये इसकी वजह से जो नीचे लगेगी उसकी वैल्यू भी क्या हो गई n, ठीक है। ऊपर N1 लग रहा है इसके m के मास में और नीचे क्या लग रहा है m और w। अब भाई फ्री बॉडी डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ये m के लिए है, ऊपर N1 लग रहा, ठीक है, नीचे एक तो लग रही इसकी मास की जो है mg वेट वाला और दूसरा n लग रहा है, ठीक है। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी n प्लस mg, बड़ा वाला n, ठीक है। ये तो पता है ना कैंसिलेशन प्रोसेस, या फिर ये चीज़ जो मान लो इक्वल में दिया हुआ है, इन दोनों को ये बैलेंस कर रहा है ना, इन दोनों को ये बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है, तो ये N1 की वैल्यू इन दोनों के बराबर होगी, ठीक है। और यहाँ से हम mg की वैल्यू निकाल चुके हैं, n की जो mg है, तो N1 की वैल्यू कितनी हो गई mg और ये बड़े वाले की कितनी हुई mg, टोटल फिर N1 की वैल्यू कितनी आ गई m ब्रैकेट में g प्लस g, m को कॉमन ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट में m को हमने ये g को कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, g को जब कॉमन ले लिया तो वैल्यू क्या आ गई m और ये आपका बिगर है, ये वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन है N1 है ना, ये इतना आ गया। अच्छा इसमें तो मास निकालना होगा, ये N1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से आप मास तो आराम से निकाल ही सकते हो, ये इतनी चीज़ N1 की आ गई है। अब ये क्या करते हैं, आप g को नीचे भेजोगे, m को इधर भेज दोगे और आपकी क्या N1 की वैल्यू आ जाएगी। जब इतना निकल जाता तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब मान लीजिए यहाँ पर ये चीज़ g है ना, याद रखना ये चीज़ क्या है, g है, ये चीज़ g है, अच्छे से बन गया। अब देखो जो N1 है g है ये है, अब इसमें आपको नॉर्मली वैल्यू देंगे, जब ये वैल्यू देंगे तो आप आराम से ये निकाल सकते हो। अब ये m को है, m को सब्जेक्ट बना के आप m की वैल्यू जो इन लोगों ने पूछी वो बता दोगे आराम से, ठीक। आज तो फिर हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ लिया है, कल हम क्या देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इसमें जो और अच्छे सवाल है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बनेंगे। और जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में होता है f की वैल्यू ma, वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये सब जानेंगे, है ना। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का असली मतलब क्या होता है वो जानेंगे, उसकी इक्वेशन का मतलब जानेंगे, है ना, जो होती है डेल्टा पी अपॉन टी, सब अच्छे से जानेंगे। कल तक होपफुली आपका आ जाएगा लेक्चर। जब तक के लिए आप क्या करोगे, स्टे ट्यून्ड रहोगे, पढ़ते रहोगे और इस पूरे लेक्चर को आप क्या करोगे, नोट करके रिवाइज करोगे, जिससे सेकंड लेक्चर जो है किसका, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो सेकंड लेक्चर रहेगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है, और क्या पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।